फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा के सारांश की, और साथ ही साथ हम इसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो शुरू करते हैं इसके सारांश को। ओ सदा नीरा चंपारण के विस्तृत भूभाग जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है कि एक गौरवशाली गाथा है। अर्थात ओ सदा नीरा चैप्टर में चंपारण का जो क्षेत्र है जो कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर है, वहाँ की एक गौरवशाली गाथा ही ओ सदा नीरा के चैप्टर के रूप में हमारे सामने रखा गया है। आगे देखिए, मानव मन की क्रूरता ने इसकी सुषमा का भरपूर शोषण किया है। यानी मानव मन में जो क्रूरता भरी हुई है, जिसके कारण हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी से इसकी सुषमा जो है, इसकी सुंदरता जो है, उसका भी हमने बहुत शोषण किया है। लेखक इस क्षेत्र की वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से क्षुब्ध है। ये जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, यह इस क्षेत्र में जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उससे बहुत चिंतित हैं, क्षुब्ध हैं। विकास की दौड़, भूमि के अपहरण, भवन निर्माण द्वारा नदियों को हीन कर दिया गया है। अर्थात नदी जो है वो ऐसे लगती हैं जैसे विहीन हो गई हैं, जंगलों के विहीन हो गई हैं। ठीक है, यानी कि उसके पास अब पेड़ पौधे जंगल नहीं है। चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है। कालांतर में बाहर से अनेक आक्रमणकारी तथा अन्य प्रदेशों से अनेक जातियां आई और बस गई। बहुत सारी जो जातियां हैं या दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे देशों से आक्रमणकारी यहाँ आए और यहाँ आके बस गए। विभिन्न संस्कृतियों का यह संगम स्थल भी है। यानी कि इस तरह से जो दूसरे आक्रमणकारी आए, अन्य जातियां आई और यहाँ बस गई, इस तरह से यहाँ जो है विभिन्न संस्कृतियों का संगम भी दिखाई देता है। नीलहे गोरे, देखिए नीलहे गोरे जो है वो ब्रिटिश लोगों को कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो है वो यहाँ के किसानों का शोषण करते थे और उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, तो इसलिए उन्हें नीलहे गोरे कहा गया है लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। तो कह रहे हैं नीलहे गोरों यानी कि ब्रिटिश द्वारा शोषण का यह गवाह भी है। इस क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों ने जो है वो किसानों पर ज़बरदस्ती जो है यह दबाव डाला कि वे नील की खेती करें। तो यह क्षेत्र जो है ये उनके शोषण का भी गवाह है। महात्मा गांधी के पावन चरण यहाँ पर पड़े थे और यहाँ पर महात्मा गांधी भी आए। हम सभी लोग जानते हैं कि चंपारण के किसानों के लिए उन्होंने कितना कार्य किया था। उनके द्वारा यहाँ के जन समुदाय को उत्पीड़न से मुक्ति मिली थी। यहाँ के किसानों को उन्होंने, जो उनका उत्पीड़न हो रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उससे उनको मुक्ति दिलाई थी। अनेक बौद्धों एवं जैन तीर्थ स्थलों, स्तूपों एवं स्मारकों, स्तंभों में चंपारण का चप्पा चप्पा भरा हुआ। यानी कि चंपारण में जगह जगह, हर जगह जो है वो आपको तीर्थ स्थल दिखेंगे, स्तूप दिखेंगे, स्मारक दिखेंगे, ठीक है, स्तंभ दिखेंगे। इनसे जो है चंपारण का क्षेत्र भरा हुआ है। सम्राट अशोक का लौर्या नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ अपने शिलालेख द्वारा उस समय की शासन व्यवस्था का दस्तावेज है। यानी कि यहीं पर आपको लौर्या नंदनगढ़ में अशोक सम्राट का जो सिंह स्तंभ था वह भी देखने को मिलेगा। हिमालय की तराई से चलकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थों के अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी हैं। हर जगह हिमालय की तराई से लेकर के सोनपुर तक, उसके हरिहर क्षेत्र तक, गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थ और उसके अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी हैं। यानी सब जगह आपको तीर्थ और समाधियां मिलेंगी।
भैंसा लोटन के निकट वाल्मीकि नगर में रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। भारतीय इंजीनियर गंडक घाटी योजना के अंतर्गत लंबी नहर के निर्माण कार्य में संलग्न है, यानी कि यहीं पर भारतीय इंजीनियर जो हैं वो एक लंबी नहर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं भैंसा लोटन में लगभग 3000 फुट लंबा बैराज बन रहा है, जिसके ऊपर रेल एवं सड़क संभावित है, यानी कि उस बैराज के ऊपर रेल भी चलेगी, सड़क बनने की भी संभावना है उसके ऊपर। लेखक गंडक घाटी योजना द्वारा निर्मित नहर तथा बैराज के गर्भ में विकास की किरण के दर्शन कर रहा है। तो लेखक को लगता है, उसको यह आभास हो रहा है कि गंडक घाटी योजना द्वारा जो है यहाँ जो नहर और बैराज बन रहा है ये जरूर इस क्षेत्र का जो है इस क्षेत्र में विकास लेकर के आएगा। नहरों में उसे नारायण की भुजाओं के दर्शन हो रहे हैं। लेखक को लगता है कि ये जो नहर है ना, ये जो नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है, उनकी दो भुजाएं हैं, ऐसा उनको लगता है। और गज और ग्राह के युद्ध का यहीं पर अंत होता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जो वर्षों से गज और ग्राह के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो यहाँ पर आके समाप्त हो जाना है उसको। नहरों तथा बैराज के निर्माण को लेखक भगवान नटराज का रूप कहते हैं और इंजीनियर और मजदूरों को विश्वकर्मा कहकर नमन करते हैं। तो देखिए लेखक जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इंजीनियर और मजदूरों को विश्वकर्मा कह करके उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और नहर तथा बैराज का जो निर्माण हो रहा है उसको वो भगवान नटराज मान रहे हैं। नए तीर्थ स्थल मूर्तियों एवं मंदिरों में प्राण का संचार करेंगे। और लेखक कह रहे हैं कि जो नए तीर्थ स्थल बन रहे हैं, जो मूर्तियां और मंदिर बने हैं, मंदिर जो हैं, इनमें ये नए तीर्थ स्थल प्राण का संचार कर देंगे। ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे इन मंदिरों में, मूर्तियों में फिर से प्राण लौट आए हों। अंत में लेखक परम पावनी गंडक को ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक आदि अनेक नामों से पुकारते हुए कहते हैं कि दीनहीन जनता तेरा गुणगान करती रहती है, किंतु तेरी निरंतर चंचल धारा ने सदा उनके पुष्पों एवं तीर्थों को ठुकरा दिया। अर्थात समय समय पर गंडक नदी के किनारे जो है वो लोगों ने तीर्थ स्थापित किए, कई तीर्थंकर आए, लेकिन वो मठ जहाँ वो रुकते थे, वो तीर्थ स्थल बाढ़ के कारण हमेशा विध्वंस होते चले गए, कभी भी यहाँ पर कोई तीर्थ न बच सका। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तूने हमेशा उनको, उनके फूलों को, उनके पुष्पों को ठुकरा दिया, किंतु आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, वह शीघ्र नष्ट नहीं हो पाएगी। यानी कि अब जो नहर बन रहा है, बैराज बन रहा है, उसकी नींव बहुत मजबूत है। अर्थात गंडक नदी पर बनी नहर और बैराज को गंडक नदी का तेज प्रवाह भी तोड़ नहीं पाएगा। अब उसका तेज, गंडक नदी का जो तेज प्रवाह है वह भी उसको, इस तीर्थ को नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि अब यह जो नहर बैराज बन रहा है इसको वह तोड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह जगदीश चंद्र माथुर जो है वो सदानीरा के माध्यम से चंपारण क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वह है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं। तो उत्तर है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जंगल के वृक्ष जल को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल क्या करते हैं, वृक्ष जो हैं वो जल को थाम करके रखते हैं, जल को रोक करके रखते हैं। नदियों के जल को उन्मुक्त होने से रोकते हैं। नदियों का जल जो वृक्ष ना होंगे तो उन्मुक्त हो जाएंगे, उन्मुक्त अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, तेजी से उनकी धारा बहेगी। वृक्ष नदी की धाराओं को संतुलित करते हैं और उन्हें संतुलित करने का काम वृक्षों का है। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से बढ़ जाती है तब बाढ़ आती है, और यदि जंगल ना हो तो नदियाँ प्रचंड काली का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे काली माता प्रचंड रूप धारण करके
राक्षसों का संहार करती है, वैसी नदियों में बाढ़ आ जाए तो जंगल का नाश हो जाता है। अर्थात न केवल जंगल का बल्कि आसपास के सभी क्षेत्र का नाश हो जाता है। लेकिन यदि यही जंगल घने हों अर्थात वृक्षों की संख्या ज़्यादा हो, जंगल ना कटे, तो फिर इस सर्वनाश से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार पारा कुछ विलेपनों के साथ गर्म करके एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, तो पारा जो है कुछ दूसरे विलोपन के साथ जो है मिल करके क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई 10वीं संस्कृति और रक्त रक्त अर्थात मनुष्य यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गई, है ना। यह जो लोग आए दक्षिण से वो यहाँ की संस्कृति में ही घुल मिल गए तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर के एक नया आकार ले बैठे। यही इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, तो उत्तर है, धांगड़ आदिवासियों की एक जाति है जो ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगड़ का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ओराव भाषा में धांगड़ का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। इनको नील्हे अंग्रेज, मैंने बताया था कि नील्हे अंग्रेज, क्योंकि नील की खेती करवाते थे इसलिए इनको नील्हे अंग्रेज वहाँ के लोग बोलते थे। ठीक है, तो नील्हे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण इनको ले आए थे। तो ये लोग जो है कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर के पठार से आए थे। इनको नील्हे अंग्रेज लेकर के आए थे मजदूरी करने के लिए और नील की खेती कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। ये जो अंग्रेज थे ये नील्हे किसानों पर यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो अंग्रेज नील्हे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो नील्हे किसान नहीं थे, उनको नील्हे किसान बनाया गया, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा के उन्हें कुल भूमि की एक निश्चित भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, विवश किया जाता था और बाद में इसे मुक्त करने के लिए मोटी रकम लिया करते थे। तो पहले तो कहते थे कि नील की खेती ज़बरदस्ती करो और फिर बाद में कहते थे कि अगर नील की खेती से बचना है तो पैसा दो और मोटी रकम वसूलते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को कई तरह के कर तथा नजराने भी देने पड़ते थे। बहुत तरह से अत्याचार होता था किसानों पर। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर, दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध बागी विचार तेजी से फैल रहा था। इन बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे और वहां वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया वाला शासन चलता रहे। इसलिए दक्षिण बिहार और चंपारण को जोड़ने वाली नदी गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं ली। अर्थात कि दक्षिण भारत से ये जो बागी लोग थे, जो बागी विचार थे, ये कहीं चंपारण भी ना पहुंच जाए और ब्रिटिश साम्राज्य की जो छत्र छाया है उस पर कहीं आंच ना आ जाए। इसलिए उन्होंने गंगा पर जो है, जो गंगा नदी जो थी, जो कि दक्षिण बिहार को चंपारण से जोड़ती थी, उस पर पुल ही नहीं बनाया, क्योंकि अगर पुल बन जाता तो इनका इधर आना आसान हो जाता और फिर बागी विचार तेजी से फैलते। तो बागी विचारों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, गंगा पर कभी पुल बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी का विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। यानी कि बस उनकी आर्थिक समस्या किसी तरह से सुलझा दी जाए और बच्चों को शिक्षा ही ना मिले तो इससे काम तो नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। और ये 3 गाँव कौन से हैं, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। यहाँ उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किए।
अगला प्रश्न, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर, चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। ठीक है, ये ताल कहीं उथले हैं और कहीं गहरे, कहीं पर तो उथले हैं और कहीं गहरे हैं। ये सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। इन तालों की इन तालों को ही चोर और मन कहते हैं। चौर, माफ कीजिएगा, चौर है। इन्हीं तालों को चौर और मन कहते हैं। जो पानी की धारा नदी से बढ़कर किनारों पर बने गड्ढों में भर जाती है, उसे उससे ही इसका निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जब पानी की धारा तेजी से आती है और उसके किनारों पर बने हुए गड्ढे होते हैं उसमें भर जाता है, तो उसी से इन चौर का, इन ताल का निर्माण होता है, इन मन का निर्माण होता है। ठीक है, उथले ताल जो है वो चौर हैं, उथले ताल चौर हैं, जबकि इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है। तो ये जो किनारे पर बने हुए ताल हैं, इसमें जो उथले हुए हैं वो चौर कहलाते हैं, और जो विशाल व गहरे हैं वो मन, उन मन को हम लोग जो है, उन तालों को मन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ताल और मन में कन्फ्यूज़न हो गया, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। उथले ताल चौर कहलाते हैं और विशाल व गहरे ताल मन कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। पहला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है या किस प्रकार की रचना है। तो यह है एक निबंध है। अगला प्रश्न, ओ सदानीरा किस पुस्तक से ली गई है। तो यह बोलते क्षण से ली गई है। याद रखिएगा, ओ सदानीरा किस पुस्तक से ली गई है। तो यह बोलते क्षण से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका भी उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। तो देखिए, इनको विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी, इनको कालिदास अवार्ड मिला था, इनको बिहार राजभाषा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा नहीं मिला था। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण भी जगदीश चंद्र माथुर ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। तो यह शब्द थार शब्द से विकसित है। थार, थारण। अगला प्रश्न देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, यानी कि साहित्य की किस प्रकार की रचना है। तो बोलते क्षण से ही यह चैप्टर आया है और यह चैप्टर है निबंध। तो यानी कि बोलते क्षण भी एक है निबंध। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। गंगा नदी को, गंडक नदी को या महानदी को। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा गंडक नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए। तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। देखिए, इन सब का जिक्र आपके चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, इसलिए प्रश्न भी आया है कि राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। अगला देखिए। अगला है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि चंपारण में धांगड़ छोटा नागपुर
पठार से आए, छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। जो तीन कठिया प्रथा था उसका संबंध है नील से। दरअसल अंग्रेजों ने किसानों पर यह दबाव डाला कि जिसका भी 20 कट्ठा जमीन है उस हर 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर उनको नील की खेती करनी पड़ेगी। यही था तीन कट्ठिया प्रथा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो देखिए, पंडई नदी जो है वो नेपाल से चलती है और भिखना थोरी तक जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बराज कहाँ बन रहा है। बराज लिखा हुआ है, ये बैराज होना चाहिए, ठीक है। तो बराज जो है वो भैंसा लोटन में बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तथागत अर्थात महात्मा बुद्ध को क्या सौंपा था। तो आम्रपाली ने तथागत को आम्रवंश सौंपा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। तो मेरठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धांध मानव। देखिए यहाँ पे ये धांध मानव लिखा हुआ है, दरअसल धर्मांध मानव होगा। धर्मांध मानव होगा, ठीक है। धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है। इसी पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं, ओ सदा नीरा पाठ में आया है। वसुंधरा भोगी मानव और धांध मानव यानी धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है। तो ये आया है ओ सदा नीरा पाठ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। तो इसका अर्थ है भाड़े का मजदूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो चंपारण का जब जिक्र हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यह ओ सदा नीरा चैप्टर से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। तो वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ कराया। तो इसका अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य यही होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए
जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्फलुस हो। यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। यह किसके विचार हैं? महात्मा गांधी के हैं। अगला प्रश्न, मन कैसे ताल है? तो मन जो है वो गहरे और विशाल ताल है। गहरे और विशाल, देखिए गहरे अलग से दिया हुआ है, लेकिन यह उत्तर नहीं होगा, गहरे और विशाल है। अगला प्रश्न, चौर कैसे ताल है? तो चौर उथले ताल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदा नीरा शब्द का अर्थ बताएं। तो सदा नीरा, सदा मतलब सदैव, हमेशा, नीरा मतलब जल, जल वाला। ठीक है, तो जल वाला कौन होता है? नदी होती है, सदैव जल वाली नदी। ठीक है, यानी कि जल से सदैव परिपूर्ण नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दुर्भेद शब्द का अर्थ बताएं। तो दुर्भेद शब्द का अर्थ होता है ऐसा लक्ष्य जिसे भेदना कठिन हो। तो कौन सा उत्तर होगा? सी ऑप्शन होगा, वह लक्ष्य जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर पुंडलीक जी मिले। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।